बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिजनेस मैथमेटिक्स 2। आज हम इसका आखिरी लेक्चर इस कोर्स का पढ़ेंगे, विच इज़ लेक्चर नंबर 32 अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बाइवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। इससे पहले देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इन लास्ट लेक्चर वी कवर्ड सेक्शन 20.3 अबाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस, जिसमें मेन टॉपिक्स थे क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देयर टाइप्स, रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम, टेस्ट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे वन वेरिएबल फंक्शन में हमने ऑप्टिमाइजेशन की थी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकाली थी, इसी तरह हमने सेकंड बाइवेरिएट फंक्शंस में, जो हमने सिंगल वेरिएबल से डबल वेरिएबल पे गए, हम बाइवेरिएट फंक्शंस में किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कैसे रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, और एक टेस्ट हमने पढ़ा था जिसमें वो डी निकाल के उसको पॉजिटिव शो करना और ये सब कुछ। ठीक है, तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन थी बाइवेरिएट फंक्शंस की। ठीक है, आज हमारा आखिरी टॉपिक है, आखिरी सेक्शन है, सेक्शन 20.4 विच इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस कोर्स। इसके साथ ही हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो सेक्शन 20.4 है विच इज़ अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस। तो लास्ट टाइम जो हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी थी कि कैसे बाइवेरिएट फंक्शंस को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, आज हम उनकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, यानी कि कोई वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हमारे पास बाइवेरिएट फंक्शंस आते हैं और क्यों हम उन्हें मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ी थी, तो वो आपको याद होंगी, उसी को एक्सटेंड करते हुए हम अब बाइवेरिएट फंक्शंस की ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशंस देखते हैं। This section presents some applications of the optimization of bivariate functions. Example, advertising expenditures. तो definitely हम ये सब कुछ examples के थ्रू पढ़ेंगे applications जो है। तो सबसे पहली जो application है वो है advertising expenditures. Example 9 involved a manufacturer who estimated annual sales to be a function of the expenditures made for radio and TV advertising. ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल 9 इस बुक की देखें ऑन पेज 945, पिछले सेक्शन में है ये 20.2 में। ठीक है, सेक्शन 20.2 में हमने कुछ पढ़े थे एग्जाम्पल्स। उसमें अगर आप देखें तो एग्जाम्पल 9 में उसने एक फंक्शन दिया हुआ था, उसी फंक्शन को रिकंसीडर कर रहा है। ठीक है, अगर आप उसको ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है, हमें फंक्शन गिवन है तो हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर है जिसकी टोटल एनुअल सेल्स जो एस्टिमेटेड सेल्स जो है वो गिवन है एज एक्सपेंडिचर मेड फॉर रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजिंग। द फंक्शन स्पेसिफाइंग दिस रिलेशनशिप वाज स्टेटेड एज दिस: z इक्वल टू 50,000 x 40,000 y माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 20 y स्क्वायर माइनस 10 x y। ठीक है, where z equals the number of units sold each year and x equals the amount spent for TV advertising and y equals the amount spent for radio advertising. x and y both are in thousands. ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये जो आपने इतने पैसे, ये x जो है ये आपके प्राइस पैसे हैं जो आपने टीवी के कमर्शियल्स पे स्पेंड किए हैं, और y रेडियो में जो एडवर्टाइजमेंट आपने की उन पे स्पेंड किए हैं। तो z टोटल नंबर सोल्ड जो है आपके। ठीक है, तो वो फंक्शन आ गया आपका x और y जो कि एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है आपके पास, और एक्स वाई दोनों थाउजेंड्स में है। अगर x इक्वल टू 1 गिवन हो तो उसका मतलब है 1000, x इक्वल टू 9 गिवन होगा तो 9000 उसका मतलब होगा। डिटरमिन हाउ मच मनी शुड बी स्पेंट ऑन टीवी एंड रेडियो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, देखिए, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो इनको अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो x और y, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y हैं। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यूज आपने निकालनी है, और हाउ मच यूनिट्स शुड बी सोल्ड। ठीक है, इसका मतलब है जी आपने निकालना है, यानी एक्स वाई और जी के एक्स की क्या वैल्यू हो, वाई की क्या वैल्यू हो, जो कि जी को मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है, तो इसको हमने मैक्सिमाइज करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, ये आपने काम करना। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले अगर आप राइट साइड को फंक्शन कह लें एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अगर आप जी एक्स ही कहना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेट कह लें लेट जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई क्या था आपका, ये आपको गिवन था 50,000 एक्स प्लस 40,000 वाई। इसको हमने एफ एक्स वाई कह दिया क्योंकि ये एक्स और वाई का फंक्शन है। माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाई स्क्वायर 20 वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई माइनस 10 एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या होगा,
डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स तो 50,000 आ जाएगा यहाँ से, फिर y वाला 0 हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर जो है वो 20x हो जाएगा, फिर y वाला 0 हो जाएगा और यहाँ से 10y आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है तो माइनस 10y। ठीक है, इसी तरह अगर आप fy निकालें तो fy के लिए ये 40,000 आएगा, 10x स्क्वायर 0 हो गया, 20y स्क्वायर माइनस 40y आ गया, माइनस 10xy जो है ये माइनस 10x बन जाएगा, माइनस 10x बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 पुट करना है इनको। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स सेट fx इक्वल टू 0 एंड fy इक्वल टू 0। ठीक है, तो fx को अगर हम 0 रखें तो आपके पास आएगा 20x प्लस 10y इक्वल टू 50,000। ठीक है, इसमें 10x को पहले लिख लें, 20y को बाद में, 10x प्लस 40y आ गया इक्वल टू 40,000। ठीक है, अब चाहें तो इसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से हल कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तब भी आ जाएगा। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें। तो इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाऊं तो x डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ये 10 टाइम्स 40,000 तो ये आ जाएगा 400,000। ठीक है, और माइनस इसको इस तरह करें कि लेफ्ट पे ला के ना इक्वल टू 0 कर दें दोनों को, यानी लेफ्ट पे ले आए तो इक्वल टू 0, इस क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये लेफ्ट साइड पे होने चाहिए सारे, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में ये राइट पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 40,000 और ये 500,000 क्योंकि 50 को आपने देना एक्स के लिए, ये आया, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 20, तो 200,000 प्लस 200,000, 200,000 है या 1000 है, इक्वल टू y ओवर 80, 800,000 आएगा ये, और फिर ये प्लस माइनस y के साथ आएगा 800,000 और प्लस आएगा ये 500,000 इक्वल टू 1 ओवर ये आएगा 80, 800 माइनस 100। ठीक है, ये वाला ये क्रॉस 800 माइनस 100, आई थिंक ये 1000 है। ठीक है, ये 3 0 है, 20,000। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या आता है यहाँ से x ओवर 1600,000 आ जाएगा, 20,000 था ना तो 1600,000 आ जाएगा। माइनस y ओवर 300,000 आएगा और उधर से 700 आ जाएगा। तो अब अगर इसको उधर ले जाएं तो आपके पास x क्या आता है, x आएगा आपके पास भाई 700, ये कैंसिल हो गया। ये आएगी वैल्यू, और इस तरह y जो है ये आएगा 3000 बाई 700। तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो 8.757, ये मैंने बुक से देख के लिख ली है, यही आएंगी, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यूज आ गई। तो ये आपका पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। और अगर आप z की वैल्यू निकाल लेना, z इज इक्वल टू विच इज़ f ऑफ x विच इज़ 2285.72 और y जो है 428.57 आया। अगर इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए तो आपके पास आएगा 65,714,296.0 यूनिट्स। ठीक है जी, तो इतने यूनिट्स आए आपके पास।
ठीक है, 65,714,296 इतने आपके पास आए। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि क्या इन पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है या ये मिनिमम है, क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, देयरफॉर ये जो एक्स वाई जी आया, ठीक है, 2285.72 714,296, ये आपके पास जो है ये आ गया इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट की नेचर हमें मालूम करनी है। ठीक है, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो नेचर के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएंगे, ये एफ एक्स है आपके पास, तो क्या आएगा, एफ एक्स एक्स -20, एफ वाई वाई -40 और एक्स वाई जो है वो -10 आएगा, -20, -40 और -10। ये आ गया। ठीक है, तो अब अगर डी निकाल लें हम, ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई, ये क्या होता है, एफ एक्स एक्स टाइम्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स -20 है टाइम्स -40 -10 स्क्वायर, तो ये आ गया 800 -100 विच इज़ 700 विच इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो फिर हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव होने के बाद हमें साइन देखते हैं। ऑल्सो एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई आर बोथ नेगेटिव, नेगेटिव है ना दोनों, एक -20 है एक -40, सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज मैक्सिमम एट दिस क्रिटिकल पॉइंट व्हेन एक्स इज 2285.7 और दूसरा था 428.57। तो इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आ गया एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज, क्या आएगा, वो जो जी की वैल्यू थी, ठीक है, जो थी 692, 65, 714 और 296। ठीक है, इतने यूनिट्स जो हमने अभी निकाला था, तीसरा जो पॉइंट था जी एक्स, ये एक्स है, ये वाई है और जो जी था वो आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो इतने यूनिट्स सेल करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे जो आपको सेल करने पड़ेंगे टू स्पेंड एक्स डॉलर्स ऑन टीवी एडवर्टाइजमेंट, वाई डॉलर्स ऑन रेडियो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन और कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। तो दिस इज़ अबाउट प्राइसिंग मॉडल। A manufacturer sells two related products, the demands for which are estimated by the following two demand functions. अब देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है जिसने दो रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स सेल करनी है और उनकी जो डिमांड्स हैं, ठीक है, वो गिवन है बाय द टू डिमांड फंक्शन की क्वांटिटी। Q1 का मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो P1 जो है प्राइस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट है, P2 है प्राइस ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। तो दोनों की प्राइसेस पे डिपेंड कर रही है क्वांटिटी 1 की डिमांड। इसी तरह क्वांटिटी 2 की डिमांड भी दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, वेयर Pj इक्वल्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट J एंड Qj इक्वल्स द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट J. Examination of these demand functions indicates that the two products are related. The demand for one product depends not only on the price changed for the product itself, but also on the price changed for the other product. तो दोनों की क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो दोनों की प्राइसेस पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आपस में। ठीक है, द फर्म वांट्स टू डिटरमिन द प्राइस इट शुड चार्ज फॉर ईच प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने ये डिटरमिन करना है कि कितनी प्राइस रखी जाए इन दोनों प्रोडक्ट्स की कि इनकी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अब सोल्यूशन देखें कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना,
हमने जो सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था ये बिल्कुल उसी तरह ही गई है, ठीक है। दिस रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली लाइक द सिंगल प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड इन चैप्टर 17, जो हमने पीछे सिंगल वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी। द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर आर 2 प्रोडक्ट्स एंड 2 प्राइसिंग डिसीजंस टू बी मेड, ठीक है। अब 2 प्रोडक्ट्स हैं और 2 प्राइसेस के बारे में हमने डिसीजन करना है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, देखें अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस P1 थी, ठीक है, और उसकी डिमांड Q1 थी, तो P1 टाइम्स Q1 जो है उसका रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, कि क्वांटिटी जो डिमांडेड है उतनी ही सेल करेंगे और प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू। इसी तरह P2 Q2 जो है वो सेकंड की आ जाएगी, तो दोनों को ऐड कर दें तो रेवेन्यू फंक्शन। सो द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग द 2 प्रोडक्ट्स इज डिटरमिन्ड बाय द फंक्शन P1 Q1 P2 Q2। P1 पहली प्रोडक्ट की प्राइस थी और Q1 उसकी क्वांटिटी थी, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें टोटल रेवेन्यू आ जाता है। इसी तरह P2 को Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट 2 आ जाएगा। दोनों प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू को ऐड करें तो टोटल रेवेन्यू आ गया। दिस फंक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एज विद द सिंगल प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स वी कैन सब्स्टिट्यूट द राइट साइड्स ऑफ इक्वेशन 20.1415 इनटू इक्वेशन 16 टू यील्ड दिस वन। ये जो है ना, ये जो आपको 2 दी हुई हैं ये वाली इक्वेशंस, ठीक है, ये आपकी बुक में इनका 2014 और 2015 का आ गया इसको, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हैं और जो आपने अभी रेवेन्यू फंक्शन क्रिएट करा इसको 2016, ठीक है, जो आपने रेवेन्यू जनरल फंक्शन क्रिएट किया है इसको 16th इक्वेशन कहा गया है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, P1 Q1 P2 Q2, तो 4 वेरिएबल की तो हमने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी नहीं। लेकिन अगर जो 14 और 15 देखें तो Q1 और Q2 को इन टर्म्स ऑफ P1 P2 लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ P1 P2 रख दूंगा तो फिर 2 वेरिएबल्स रह जाएंगे हमारे पास P1 और P2, ठीक है। तो अगर वो हम रखें तो देखें P1 की जो वैल्यू है ये हमने P2 की वैल्यू रख दी, यहाँ पे ये P2 है और ये P1 है, ये रखा। जब इनको सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया P1 और P2 में। तो ये f ऑफ P1 एंड P2 इसको कह दिया कि रेवेन्यू फंक्शन हमारा फंक्शन है प्राइस 1 और प्राइस 2 का, ठीक है। अब हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। वी कैन नाउ प्रोसीड टू एग्जामिन द रेवेन्यू सरफेस फॉर रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स। द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर, अगर हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो FP1 निकलेगा पहले। तो FP1 निकालें, क्या आएगा 150 माइनस 4P1 माइनस 2P2, बाकी ये 0 है, ये देखें ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से 2P2 आएगा, ये 4P1 और 150। इसी तरह FP2 निकालें अगर आप तो क्या निकलेगा, माइनस 2P1 प्लस 200 माइनस 6P2, माइनस 2P1 प्लस 600 200 एंड देन माइनस 6P2, ठीक है। ये आपके पास 2 डेरिवेटिव्स आ गए, ठीक है। अब अगर हम इन्हें 0 के इक्वल सेट करें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, सेट FP1 एंड FP2 इक्वल टू 0। अगर हम इनको 0 के इक्वल रखें तो ये आएगा 4P1 प्लस 2P2 इक्वल टू 150 और दूसरा आएगा 2P1 प्लस 6P2 इक्वल टू 200, ठीक है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ना 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये P1 गायब हो गया। 2 माइनस 12, देखें 2P2 है और माइनस 12P2 है तो ये माइनस 10P2 आ जाएगा। और 150 माइनस 400 है तो ये माइनस 350 आ जाएगा, नहीं 250, ठीक है। 150 माइनस 400 इज माइनस 250, तो आपके पास P2 जो आया वो क्या आया, P2 इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये P2 की वैल्यू आ गई। अब P2 किसी में भी रख दें, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या सेकंड में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लग इन कर दूँ, ठीक है, प्लग इन हेयर, ठीक है, तो आएगा 4P1 प्लस 2 टाइम्स P2, तो आएगा 4P1 प्लस 2 टाइम्स P2 विच इज 25 इक्वल टू 150। तो यहाँ से P1 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 150 माइनस 50 इज 100 डिवाइडेड बाई 4 इज 25, तो P1 भी 25 आ गई, ठीक है। P1 P2 दोनों ही 25 आ गए। अब देखते हैं क्या इस पे मैक्सिमम भी है कि नहीं। देयरफॉर द पॉइंट इज P1 25, P2 इज आल्सो 25। अब देखते हैं कि क्या ये मैक्सिमम है कि नहीं। तो अब D निकालना ना, ठीक है। D के लिए हमें fxx चाहिए,
एक्स एक्स का मतलब FP1 चाहिए, ठीक है, FP2 चाहिए और FP1 चाहिए। तो अगर हम पीछे जाएं, FP1 निकालें तो -4 है, P2 निकालें तो -6 है और P1 निकालें तो 2। तो ये आया -4 -6 और FP1 जो है वो आया -2। ठीक है, ये आ गए। सो देयरफॉर डी जो आपने निकाला वो है FP1 टाइम्स FP2 माइनस FP1 स्क्वायर। तो ये आया -4 टाइम्स 6 -2 स्क्वायर। 24 - 2 22 is 24 - 4 20 ग्रेटर देन 0 आ गया। और हमारे पास दोनों पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। आल्सो FP1 एंड FP2 आर बोथ पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव भी हैं। तो जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? सो दिस इंप्लाइज दैट F इज मैक्सिमम व्हेन P1 is equal to 25 and P2 equal। तो जब P1 P2 दोनों 25 हैं तो F मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या? हमें मैक्सिमम वैल्यू भी तो निकालनी थी ना। अब अगर हम एक्सपेक्टेड डिमांड निकालना चाहें P1 P2 को लेके, ठीक है, तो वो क्या आएगी? आपका रेवेन्यू तो मैक्सिमम हो गया P1 P2 पे। अब वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड डिमांड भी बता दें कि क्या डिमांड होनी चाहिए जिस पे ये मैक्सिमम। एक्सपेक्टेड डिमांड at these prices और क्या है ये Q1 Q2। अब Q1 हमारे पास क्या था? अब शुरू में जाए ना क्वेश्चन के, ये Q1 Q2 थे, ठीक है। Q1 ये 150 - 2P1 - P2, 150 - 2P1 - P2। तो अगर ये आप रखें तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 75 और ये इन थाउजेंड्स है, सो 75,000 यूनिट्स। ठीक है, और Q2 जो है ये था 200 - P1 एंड -3P2, तो ये 3P2 आया। तो इसको अगर आप निकालें तो 100,000 यूनिट्स। तो अगर हम Q1 75,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 डिमांड करें और 100,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2 डिमांड करें तो आपके पास रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिमांड करेंगे तो फिर रेवेन्यू कम हो जाएगा इससे जो इस वक्त आ रहा है। और अगर आप टोटल रेवेन्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। एंड द मैक्सिमम रेवेन्यू that will be generated at this level, at this price is क्या होगी? रेवेन्यू क्या था? P1 Q1 प्लस P2 Q2, ये टोटल रेवेन्यू था। P1 है आपके पास 25, Q1 है 75, P2 है 25 और Q2 है 100। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें और निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी आता है इतना आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और ये मैक्सिमम है। अगर 76 यूनिट्स डिमांड कर लेना आप प्रोडक्ट 1 के तो रेवेन्यू इससे कम हो जाएगा, आप निकाल के देख लें। ठीक है, इधर 76। इसी तरह वो इसलिए कि आपकी प्राइस चेंज हो जाएगी ना उससे। अगर 76 आप निकालेंगे तो प्राइस चेंज हो जाएगी, या प्राइस को थोड़ा सा चेंज करें क्वांटिटी, तो क्वांटिटी या प्राइस ऊपर नीचे करने से इतना रेवेन्यू नहीं आप जनरेट कर सकते जितना इस वक्त हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आया आप यहाँ पे निकाल लें। ये 2500 है और वो 2500 से थोड़ा कम है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी को समराइज किया कि सिंस dx star y star is positive and FP1 P1 are both negative, a relative maximum exists on the graph of F when P1 is 25 and P2 is also 25. Revenue will be maximized at a value of 4375. ये है 4375,000 when each product is sold for 25. तो 4375 है ये जो हम निकाल रहे थे, इतना। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू है। ठीक है, ये $1000 में है।
when each product is sold for $25. Expected demand at each prices can be determined by substituting P1 and P2 into the demand equations, जो हमने अभी ऊपर निकाली ये वाले, ठीक है, वो यहाँ पे भी निकाली हुई है कि Q1 आपके पास 75 और Q2 100 आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड भी आ गई, प्राइस भी आ गई और मैक्सिमम रेवेन्यू भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखें ये एक और एप्लीकेशन थी बाइवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन की। नेक्स्ट एग्जांपल इसी बाइवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन की इज अबाउट सैटेलाइट क्लिनिक लोकेशन। अ लार्ज हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको HMO भी कहते हैं, ठीक है, HMO हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, इज प्लानिंग टू लोकेट अ सैटेलाइट क्लिनिक इन अ लोकेशन विच इज कन्वीनियंट टू 3 suburban townships, the relative locations of which are indicated in figure 20.18। ठीक है, ये अभी मैं आपको फिगर शो करता हूँ कि किस में ये इसकी रिलेटिव लोकेशंस हैं, वो इंडिकेट हुई हुई हैं। द HMO वांट्स टू सेलेक्ट अ प्रिलिमिनरी साइट बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरियन। क्राइटेरिया ये है कि डिटरमिन द लोकेशन XY विच मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ईच टाउनशिप टू द सैटेलाइट क्लिनिक। ठीक है, सैटेलाइट क्लिनिक 3 टाउनशिप्स के लिए बनाना है, तो कोई ऐसी रिलेटिव पोजीशन बनानी है जो तीनों के लिए कन्वीनियंट हो। तो वो कह रहा है कि जिस पॉइंट पे हम क्लिनिक बना रहे हैं ना, उसका तीनों टाउनशिप से जो डिस्टेंस है ना, वो तीनों के सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करना है हमने। ठीक है, तो फिगर देखते हैं, ये आपकी फिगर है, 3 लोकेशंस हैं ABC, लेट्स से दीज आर 3 डिफरेंट टाउनशिप्स। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, 40 20 10 -10 -20 10, ये तीनों चीज़ें गिवन है। अब इसमें आपने किसी ऐसे लोकेशन पे क्लिनिक बनाना है जिसका डिस्टेंस इन तीनों से लिया जाए और उनके स्क्वायर का सम मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो अब सोल्यूशन में देखें, द अननोन इन दिस प्रॉब्लम और X एंड Y, क्योंकि XY हमने कहीं पे भी ले लेने हैं ना। ठीक है, तो the coordinates of the satellite clinic location we need to determine an expression for the square of the distance separating the clinic and each of the towns। ठीक है, आप Pythagorean theorem लगाएं ना, अगर आप provide this for us, given 2 points the square of the distance separating these 2 points is found using the equation। अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स है ना, तो डिस्टेंस लें x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर कर दें, इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दें, तो ये डिस्टेंस है 3 पॉइंट्स में, 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, ये पाइथागोरियन थ्योरम से आता है। इसको यूज़ करते हुए हमने अब 3 तरह के डिस्टेंस निकाल लेने। ठीक है, तो अब देखें, अगर मैं उस पॉइंट का डिस्टेंस 40 20 वाले पॉइंट इस पॉइंट से निकालूं, कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई पता नहीं हमें कहाँ पे है, लेट्स से ये है वो क्लिनिक की पोजीशन XY। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं लेट्स से, ठीक है, लेट्स से इसको मैं D1 कह देता हूँ, तो D1 क्या आएगा, D1 जो है इसका स्क्वायर जो है, ठीक है, D1 स्क्वायर ये आएगा 40 माइनस x या x माइनस 40, जो मर्जी माइनस कर दें, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह y में से 20 माइनस करें और स्क्वायर ले लें। ठीक है, ये आ गया आपका पहला। ठीक है, इसी तरह अगर इसका मैं डिस्टेंस इससे ले लूँ, इसको मैं D2 कह देता हूँ, तो ये आएगा x में से 10 निकालें और y में से -10 निकालें, तो वो +10 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये जो डिस्टेंस है तीसरा, ये वाला, ठीक है, ये जो है इसको लेट से D3 कह देते हैं, तो D3 आएगा x में से 20 माइनस करें तो +20 हो गया, और y में से 10 माइनस करें और उसका स्क्वायर ले लें। तो ये 3 डिस्टेंसेस आगे, एक ये और एक ये। अब हमने जो निकालना है वो है तीनों के सम का स्क्वायर, क्योंकि देखें ये पढ़े ना पीछे, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच टाउनशिप। तो ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है फ्रॉम टाउनशिप 1, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है टाउनशिप B, ये है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टाउनशिप C। तो इनको सम कर लेंगे तो ये रिक्वायर्ड फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर इसको यूज करते हुए हम सम निकालें तो ये आएगा, देखें, फाइंडिंग सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 डिस्टेंसेस एंड एडिंग देम अप। आपके पास ये देखें, ये पहला आया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये आपके पास S आ गया। S इज फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस, तो S हमने सम के लिए, और ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या निकालना है, इसको अब हमने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, मिनिमाइज करना है। देखें क्या क्वेश्चन क्या था, विच मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स, तो S को हमने मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, नाउ मिनिमाइज S, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मिनिमाइज S। ठीक है, ये काम है हमारा। तो मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, X और SY। ठीक है, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, पहले Fx चाहिए। Fx क्या आएगा, देखिए
2 टाइम्स x माइनस 40, 2 टाइम्स x माइनस 10 और 2 टाइम्स x प्लस 20, ये आ जाएगा। x प्लस 20, ठीक है, ये fx आ गया। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 6x माइनस 60 बनता है। देखें 2x 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 6x माइनस 80 माइनस 20 माइनस 100 प्लस 40 इज माइनस 60। fy निकालें तो यहाँ पे देखें y 2 टाइम्स y माइनस 20, 2 टाइम्स y प्लस 10 और 2 टाइम्स y माइनस 10। सो y माइनस 20, y प्लस 10 एंड y माइनस 10। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 6y माइनस 40, ठीक है, ये आ गया। अब ये आगे इसको हमने सेट करना है इक्वल टू 0, सेट fx इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0। अगर ये काम करें तो देखें fx को 0 करने से x 10 आ जाएगा सिंपली, और y जो है वो क्या आएगा 40/6, कितना आएगा 6 and 2/3, ठीक है 6.67, ये आपके पास आ गया xy, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने। नाउ सेकंड डेरिवेटिव निकालें और d निकालें। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 6, y जो है वो भी 6 आएगा और x y 0 आएगा, ठीक है। अब अगर आप d निकालें, d ऑफ एक्स वाई निकालें तो ये आएगा एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स एक्स 6 था, ये भी 6 था और ये 0 था, तो 36 आ गया विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है। बल्कि अभी ना लिखिए पॉजिटिव, अभी लिखें डी एट एक्स स्टार वाई स्टार। एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यूज़ अगर हम लें तो तब भी ये 36 ही है क्योंकि कांस्टेंट है, तो दिस इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के बाद हम ये भी देखते हैं आल्सो एफ ऑफ एक्स एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई आर बोथ पॉजिटिव। 6 है ना, दोनों की वैल्यू 6 6 है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, आर बोथ पॉजिटिव। सो दिस इम्प्लाइज दैट f is minimum when x is 10 and y is 6 है ना 2/3, when x is 10 and y is 6 2/3, ठीक है। तो ये अगर दो वैल्यूज हों तो आपका डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो ये लोकेशन आ गई आपके पास सिंपली। तो आप देखें तो जहाँ पे ये लोकेशन आई है, देखें ये देखिए एक पॉइंट इधर था 20 10 पे, एक पॉइंट इधर था 10 10 पे और एक 40 यहाँ पे था। तो देखिए बिल्कुल इनके दरमियान में कहीं यहाँ पे आके आई है आपके पास लोकेशन, ठीक है। ऐसी जगह पे बिल्कुल सेंटर पे आई है ये लोकेशन। अगर इसके अलावा आप कोई भी तरीका करते ना तो हर किसी का डिस्टेंस मिनिमाइज नहीं होना था। देखें हमने तीनों का डिस्टेंस एट अ टाइम मिनिमाइज कर दिया बेसिकली। अगर आप बारी बारी करते ना तो इसको मिनिमाइज करते तो ये लंबा हो जाता, इसको मिनिमाइज करते बाकी दो लंबे हो जाते, तो बड़ा मुश्किल होता कि तीनों को कैसे मिनिमम डिस्टेंस पे रखें। तो जब तीनों के डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम लिया जाए और उसको मिनिमाइज कर दें तो इसका मतलब है कि तीनों डिस्टेंस मिनिमाइज हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे भी और, ये है क्लिनिक की पोजीशन, अगर आप कहीं पे भी और लेते ना इसके अलावा कहीं और भी तो इतना डिस्टेंस मिनिमम नहीं होता तीनों टाउनशिप से, ठीक है। तो देखें ये कितनी अच्छी एप्लीकेशन थी एक मिनिमम यूज़ करने की। अगर आप उसके बगैर लगे रहते हैं तो आपसे कभी भी ये तीनों कोई ना कोई टाउनशिप ज़रूर अफेक्ट होती है, उससे किसी ना किसी का डिस्टेंस ज़रूर ज़्यादा होता, ठीक है। लेकिन अब इससे कम नहीं किया जा सकता तीनों के डिस्टेंस को एट द सेम टाइम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये जो अभी हमने पिछले किया है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का सम 0 मिनिमाइज किया है, यही ऐसे असल में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स भी कहलाता है कि स्क्वायर्स को हमने लीस्ट कर दिया, मिनिमम कर दिया, ठीक है। फाइंडिंग द बेस्ट फिट टू द सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, मोटिवेटिंग सिनेरियो। Organizations gather data regularly on a multitude of variables which are related to their operation. So one major area of analysis deals with determining whether there are any patterns to the data, ठीक है। patterns कोई है या नहीं, या इसको ये कह सकते हैं are there any apparent relationships among the variables of interest, ठीक है। इस तरह का ये major एक question है। For example, the demand functions to which we have continually referred have most likely been determined by gathering data on the demand a product at different prices, ठीक है। And analysis of these data translate into an estimated demand function. अब हमने क्या करना है
कि हमारे पास कोई डेटा पॉइंट्स हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है, डिमांड डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। हमारे पास कोई डिमांड डेटा है। So consider the set of 4 data points x1 y1, x2 y2, x3 y3 and x4 y4. कोई 4 पॉइंट्स हमें गिवन है in the following figure which have been gathered for the variables x and y. x और y के लिए हमने ये निकाले हैं. Suppose there is evidence suggesting that x and y are related and that the nature of the relationship is linear. ठीक है? And suppose that we would like to fit a straight line to these points, the equation of which would be used as an approximation of the actual relationship existing, ठीक है, between x and y. The equation becomes what line best fit the data points. ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी लाइन जो है वो बेस्ट फिट होगी टू द डेटा पॉइंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो डेटा पॉइंट्स आपको मैं दिखाता हूँ. Let's say this is x and this is y. अब 4 पॉइंट्स हैं कहीं पे भी. Let's say this is x1 y1, ठीक है, यहाँ पे कहीं x2 y2 है, यहाँ पे कहीं x3 y3 है और यहाँ पे कहीं x4 y4 है. ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनमें से पास करती हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है. अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रा कर देता हूँ, कोई इधर, ठीक है, इधर ड्रा कर देता हूँ, तो ये पॉइंट बहुत दूर हो जाएगा. ये पहला जो पॉइंट था, अगर मैं इधर ड्रा कर देता हूँ कोई लाइन इस तरह, तो ये दो काफ़ी दूर हो गए. ठीक है, या इधर ले जाऊँ तो फिर ये दो बहुत दूर हो गए. तो ये सही नहीं है. ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये ठीक नहीं है, ये लाइनें ठीक नहीं है, क्योंकि ये 2-3 पॉइंट्स को जस्टिफाई करती हैं, सारों को नहीं. तो हमने कोई ऐसी लाइन लगानी है जो सबको जस्टिफाई करे, कोई ऐसी लाइन जो बस इस तरह पास करे कि ये सारे ही उसके करीब करीब हो जाए. ठीक है, सारे इसके करीब करीब हो जाए. ठीक है, तो ये देखें, ये डिस्टेंस है कुछ, कोई ये डिस्टेंस आया इस लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस, फिर ये लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस आया, फिर ये लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस आया. ठीक है, तो ये छोटे छोटे, इसको अगर मैं D1 कह दूँ, इस डिस्टेंस को D2 कह दूँ, इसको D3 कह दूँ, इसे D4 कह दूँ, तो 4 डिस्टेंसेस हैं. तो तरीका कार यही होता है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस जो है ना, स्क्वायर डिस्टेंसेस, यानी D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, D3 स्क्वायर और D4 स्क्वायर, इनको मिनिमाइज कर दिया जाए. अगर इनको मिनिमाइज कर देंगे तो ये बेस्ट फिट आएगी. ये इन सब को नहीं कंसीडर करेगी, सिर्फ इसको कंसीडर करेगी. ये जो ब्लैक लाइन है, सारी ग्रीन लाइंस को वो छोड़ देगी. ठीक है, तो अब ये देखते हैं इसमें क्या है. अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच कैन फिट टू दीज डेटा पॉइंट्स ईच हैविंग द जनरल फॉर्म दिस. क्या इक्वेशन होती है आपके पास? y इक्वल टू ax प्लस b होती है ना, ax प्लस b लिख दी. द डिफरेंस बिटवीन ईच लाइन वुड बी इन द स्लोप a और y कोऑर्डिनेट्स. ये चेंज होंगे, या तो स्लोप चेंज हो जाती है या y कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं. नोट दैट सबस्क्रिप्ट ऑन yp इज द फॉलोइंग in the following figure. This notation indicates that the line fit to the data points can be used to predict the values of y known given a value of x. ठीक है, यानी उसने ये कहा है कि अगर यही x हम क्या दें तो y में डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये उसी x पे वर्टिकल लाइन लगाए तो x वही है, उसी x1 के ऊपर मैं y p से निकाल लेता हूँ कोई पॉइंट, yp1 क्या दे इसको. ठीक है, इसी तरह अगर x2 मैं सेम रखूँ तो ये वो वैल्यू है जो x2 और yp2 आ रहा है. ठीक है, yp1 yp से जो आया, इसी तरह ये yp3 और ये yp4 है. ठीक है, तो आप उन्हीं x को नहीं चेंज किया आपने, x वही था, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है. x इनको यूज़ किए बगैर x1 x2 x3 x4 को वही यूज़ किए हुए y में हमने डिफरेंस ले लिया कि एक्चुअल y तो था y1 y2 y3 y4, हमारे पास yp1 yp2 yp3 yp4 आ रहा है. इनमें डिफरेंस जो है इसको मिनिमाइज करना है, y में और yp में डिफरेंस मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज. और ये वर्टिकल डिफरेंसेस है ना, वर्टिकल डिफरेंसेस है, तो ये डिफरेंस क्या होगा कि yp1 में से y माइनस कर दिया y1, या y1 में से yp1 माइनस कर दिया, जो भी कह लें. यहाँ इसको ये क्या लगता है, y1 माइनस yp1, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, पॉजिटिव कर लें. ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर डिफरेंस हम ले रहे हैं तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये y1 माइनस yp1 था या yp1 माइनस y, क्योंकि स्क्वायर जो ले लिया, इसी तरह ये सारे ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है yp में और yp1 में.
अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 4 डेटा पॉइंट्स के, वो तो x1 x2 x3 x4 वो इंडिकेटेड है, जो मैंने आपको शो भी किया। वर्टिकल डिस्टेंस जो से हैं वो है yj माइनस ypj, ठीक है। अगर dj देखा जाए तो वो है yj माइनस ypj, यानी कि d1 जो है y1 माइनस yp1 आएगा, d2 जो है वो y2 माइनस yp2 आएगा। ये मैंने चारों लिख दिए थे ना यहाँ पे, ठीक है। ये d2 जो है ये y2 माइनस yp2 आ गया, ये d3 जो है ये y3 माइनस yp3 आ गया, इसी तरह d4 जो है y4 माइनस yp4। ये 4 डिस्टेंसेस आ गए आपके पास, ठीक है। तो इन 4 डिस्टेंसेस के बाद अगर हम अब वो करें s लिखें तो s क्या आएगा, ठीक है। इनको यूज करते हुए अगर हमने बेस्ट लाइन फिट करनी है, गिवन दैट वी विश टू फाइंड द बेस्ट लाइन टू फिट द डेटा पॉइंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिफाइन बेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वन लाइन of best fit is the least square model. Least square model का मतलब ये है, the least square model defines best as the line which minimizes the sum of squared deviation for all the sample data points. तो जो आपके vertical distance आ रहे थे ना, ये मेरा y तो यहाँ पे था, ये मूव होके y ऊपर चला गया, दूसरा नीचे आ गया, तीसरा ऊपर चला गया, जैसे भी है, उनमें जो deviations आ रही है ना y वैल्यूज में, उनके स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करना है हमने। गिवन अ सेट ऑफ n डेटा पॉइंट्स, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सीक्स द लाइन विच मिनिमाइजेस दिस थिंग। कि देखें d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, सो ऑन अप टू dn स्क्वायर, n डेटा पॉइंट्स हैं तो n डिस्टेंसेस आएंगे आपके पास, उन सब के स्क्वायर के सम को s कह दिया हमने। इसको इस नोटेशन में भी लिखा जा सकता है कि सम ऑफ dj स्क्वायर, j वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब dj क्या था, yj माइनस ypj। अब ypj जो था आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है, ये जो ypj है ये क्या है, ये देखिए yp क्या था, ax प्लस b, तो ypj जो है वो आएगा axj प्लस b, ठीक है। तो ये देखिए हमने उससे रिप्लेस कर दिया, ये आपके पास ypj थे, ypj था ये आपके पास, तो इसको हमने रखा यहाँ पे, इसको एक्सपेंड। अब हमने क्या करना है, a और b देखें, दो का फंक्शन बन गया, इसमें क्या चीज़ गिवन नहीं है, xj yj गिवन है, a और b अननोन है, a और b ये हमें नहीं पता क्या है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑफ ए बी बन गया। अब फंक्शन ऑफ ए बी है तो हमें ए और बी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सीक्स द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विच रिजल्ट्स इन अ मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। तो क्या करेंगे कि डेरिवेटिव ले एस के रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, जीरो रखें, ए और बी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो वो आपका बेस्ट फिट आ जाएगा। अब हम उसी एग्जांपल की तरफ वापस चलते हैं। हमारे पास 4 डेटा पॉइंट्स थे, तो लेट्स डू इट फॉर 4 डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास n जो है ये 4 आ गया, तो जब 4 के लिए आया तो ये चीज़ आ गई 4 के लिए, ये हमारे पास s आ गया। अब इस s को हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ भी कोई ले लेते हैं, यहाँ पे उसने कोई वैल्यूज़ भी दे दी हैं, ठीक है। ये देखिए वो कह रहा है कि consider the simple case where a firm has observed the demand for its product at 3 different price levels. The following table indicates the price demand combinations. The following figure is a graph of the data. Suppose that we wish to determine the line of the best fit to the data points using the least square model. The least square function is generated using the following equation. ठीक है, अब हम ये इक्वेशन है आपको डेटा पॉइंट्स में दिखा देता हूँ। ये डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि डिमांड एक्स जो है वो प्राइस इन डॉलर है 5, 10 और 15। उन पे जो डिमांड आती है वो 50, 30 और 20 है, ठीक है। ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। एक 5, 10 और 15 पे ये है आपकी प्राइस और ये आपकी डिमांड जो है Q, जिसको हमने Y भी कहा है और प्राइस को हमने X कह दिया। तो ये X और Y हैं। X पे 5 पे 50 है, ठीक है, ये 5 पे 50 आ गई। 10 पे 30 है तो ये 10 पे 13 आ गई और 15 पे 20, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स, ठीक है, ये है 550, 10, 30 और 15, 20। तो जो देखें प्राइस बढ़ा रहे हैं, डिमांड कम होती जा रही है, लेकिन ये ऑब्जर्व्ड है, लोगों ने सर्वे किया, ऑब्जर्व किया कि $5 प्राइस रखेंगे तो कितनी डिमांड आएगी जी, 50 आएगी, 50,000। 10 रखेंगे तो 30,000, 15 रखेंगे तो 20,000, ठीक है। तो ये सर्वे था, ये पॉइंट्स है। अब हमने इसमें बेस्ट फिट करना है। बेस्ट फिट करना है तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए हमने इक्वेशन ये लिखी थी ना, YJ माइनस AXJ प्लस B स्क्वायर, J वेरीज फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। जब X 5 था, तो Y 50 था, फिर हमने प्लस किया कि X को 10 कहा तो Y 30 आया, ठीक है। तो ये वैल्यू है X1 की, ये वैल्यू है X2 की और ये वैल्यू है X3 की। इसी तरह ये जो Y वैल्यू थी ये Y1 की है, ये Y2 की है और ये Y3 की है।
तो जब हमने इनको वैल्यूज दी तो ऐड कर दिया, देखें प्लस प्लस, ठीक है, इनको हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये इक्वेशन आ गई आपके पास, इसको अब हमने मिनिमाइज करना है तो इसके डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है इस s को, ना मिनिमाइज दिस s, ठीक है, स्क्वायर डिस्टेंसेस। इनको मिनिमाइज करने के लिए मुझे पहले एफ ए लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू a, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ये पूरी चीज़, क्योंकि इस पूरी चीज़ की पावर है ना 2, ठीक है, इस पूरी चीज़ का 2 है, तो 2 टाइम्स 50 माइनस 5a माइनस b पावर 1, और अंदर से a का डेरिवेटिव, देखिए ये पावर रूल लगा रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स दिस होल थिंग पावर 1, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू a इज -5, ठीक है। और इसी तरह प्लस 2 टाइम्स, अब सेकंड की बारी है, इसकी बारी है, तो 2 टाइम्स क्या आएगा 30 माइनस 10a माइनस b और पावर 1, और आगे अंदर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू a जो है वो -10 आएगा। और अब थर्ड की बारी, तो 2 टाइम्स 20 माइनस 15a माइनस b, ये a भी है यहाँ पे 15a माइनस b, और इसका पावर 1, और अब डेरिवेटिव -15 आ गया रिस्पेक्ट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 700a प्लस 60b और -1700, तो ये आ गया एफ ए। सिमिलरली अगर आप b के लिए निकालें, ठीक है, तो ds बाई डी ए, एफ ए क्या आया आपके पास, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ ए आया 700a 60b और -1700, 16b माइनस 1700। एंड सिमिलरली अगर आप डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू b निकालें, अब आपको काफ़ी हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है, तो एफ बी निकालें तो वो उसी तरह पावर रूल लगाते लगाते आपके पास 60a प्लस 6b माइनस 200 बचेगा, 6b माइनस 200, ठीक है। अब अगर इनको हम ज़ीरो करें, सेट एफ ए एफ बी इक्वल टू 0, आपके पास क्या आएगा, ए और बी जो आएंगे, इन दोनों को 0 रख के आपने सॉल्व करना है। और अगेन हमने काफ़ी दफ़ा काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो अगर हम सॉल्व करें तो ए -3 आ रहा है और बी जो है वो 63 and 1/3 आ रहा है, ठीक है, 63 1/3। तो ये वैल्यूज़ आ गई ए और बी की। इस वैल्यू पे अब हमने देखना है कि क्या वो मिनिमम हो रहा है कि नहीं, तो फिर हमें एफ ए चाहिए। तो एफ ए क्या आएगा, ये एफ ए हमने निकाला है 700 आ जाएगा, एफ बी बी जो है वो 60 आ जाएगा, एफ बी बी जो है वो आएगा, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू बी लें तो 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह एफ ए बी लें तो वो 60 आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम डी निकालें तो डी जो है वो एफ ए एफ बी बी माइनस एफ ए बी, मिक्स डेरिवेटिव हमेशा स्क्वायर के साथ आता है, तो 700 टाइम्स 6 माइनस 60 स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 4200 माइनस 3600, तो दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव एंड एफ ए एफ बी बी आर बोथ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव भी हैं। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स एफ इज मिनिमम when a is -3 and b is 63 and 1/3, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज पे जो हमने ए और बी की निकाली थी यहाँ पे, ठीक है, इस पे हमने देखा कि डी नेगेटिव है और एफ ए एफ बी बी दोनों पॉजिटिव है, लिहाजा मिनिमम हो गया हमारा स्क्वायर डिस्टेंस इन दो चॉइसेस के ऊपर, ठीक है। सो देयरफॉर जो लाइन हमारी फिट हुई है वो क्या आई, देयरफॉर द बेस्ट फिट, और आप ये कह लें देयरफॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू द डेटा इज, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज वाई पी कहा था ना उसको हमने, वाई पी फॉर प्रिडिक्टेड है, बेसिकली हमने प्रिडिक्ट किया लाइन, वाई प्रिडिक्टेड इज ए एक्स प्लस बी था ना, तो ए आया -3, तो -3x प्लस बी विच इज 63 and 1/3, तो ये है। देखिए -3x है ना, स्लोप नीचे जा रही है, तो अगर हम उन डेटा पॉइंट्स को भी देखें तो देखें स्लोप नीचे ही जा रही है, कहीं यहाँ से गुजरी होगी ये लाइन, ठीक है। तो वो अगर आप ड्रा करें तो एग्जैक्टली कहीं इसके बीच में से लाइन आपकी पास हुई होनी है, तो ये आपके पास बेस्ट फिट आ गया, ठीक है। तो ये एक और, ये स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं, कभी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी ना, स्टैटिस्टिक्स में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स होता है पूरे का पूरा, उसके पीछे बैकग्राउंड यही है, ठीक है। तो वो इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं, फिर बार बार वो डेरिवेटिव नहीं यूज़ करते बल्कि वो इक्वेशंस यूज़ करते हैं, तो जनरल फॉर्म के लिए वो इक्वेशंस डेवलप कर लेते हैं। तो उसमें कभी आपने देखा तो देखिएगा कि ये एग्जांपल हम रिकॉल करेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ बाइवेरिएट फंक्शन पढ़ा, जिसमें हमने 4-5 एग्जांपल्स की हैं
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की एग्जांपल्स की जिसमें हमने बाइवेरिएट फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन देखी, ठीक है। तो हमने कवर कर लिया सेक्शन 20.4 जिसमें एप्लीकेशन ऑफ बाइवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन था। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 20 भी खत्म हो गया एंड दैट वाज द लास्ट चैप्टर, और हमने इस बिजनेस मैथमेटिक्स 2 के कोर्स का मटेरियल जो है वो फिनिश कर लिया है। सो वी हैव फिनिश द मटेरियल फॉर द कोर्स बिजनेस मैथ 2। रिव्यू करते हैं थोड़ा सा कि हमने सारे 32 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। मेन टॉपिक्स को मैं रिकॉल कर देता हूँ आपके, ठीक है, नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में। उसके बाद हम फिनिश करेंगे और फाइनली आपसे इस कोर्स में इजाज़त चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी डिड इन दिस होल कोर्स। सो रिव्यू ऑफ द कोर्स, सबसे पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू की, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आपको क्या होता है। बेसिकली दैट्स एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है। उसकी ग्राफिकल मेथड देखा हमने फॉर सॉल्विंग एलपी प्रॉब्लम्स। सिंप्लेक्स मेथड किया, सिंप्लेक्स मेथड हमने बड़ी डिटेल में किया, जिसमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमने अलग से पढ़ा, मिनिमाइजेशन अलग से पढ़ा, जिसमें मैक्सिमाइजेशन में मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स अलग से और लेस देन और इक्वल टू कॉन्स्ट्रेंट अलग से हमने देखे थे। इसी तरह उसके बाद स्पेशल फिनोमिना देखे जिसमें अनबाउंडेड सॉल्यूशंस आ जाते हैं, या नो फिजिबल सॉल्यूशन सिनारियो होता है, या फिर अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये भी सिंप्लेक्स मेथड में ही था। फिर हमने डुअल प्रॉब्लम देखा, ठीक है, कि एक एलपी प्रॉब्लम गिवन है तो उसका डुअल प्रॉब्लम किस तरह से किया जाता है वो किया। ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स हमने देखे जो कि एप्लीकेशंस थी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की, ठीक है। ये बड़ी डिटेल में हमने ये देखा, और फिर हमने सोल्यूशंस भी किए टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, टू असाइनमेंट मॉडल एंड मेथड ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट मॉडल भी पढ़े, उनके सोल्यूशंस भी पढ़े, और हमने देखा कि सिंप्लेक्स मेथड से बेहतर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इन दो टाइप्स ऑफ मॉडल्स के लिए, ठीक है। तो ये पहले 3 चैप्टर थे जिसमें डिटेल में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी, उसके मेथड ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े, ठीक है। उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू द कैलकुलस, कि कैलकुलस के टॉपिक्स पढ़े। कैलकुलस में हमने सिंगल वेरिएबल के लिए लिमिट्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, एडिशनल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े। फिर हम ऑप्टिमाइजेशन में चले गए जो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन कहलाती है, जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पढ़े। रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट में एप्लीकेशंस देखी कि उनको कैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज किया जाता है। फिर हम इंटीग्रेशन की तरफ चले गए कि इंटीग्रेशन एंड टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल अलग से पढ़ा, इनडेफिनेट इंटीग्रल अलग से पढ़ा। एंड देन वी आल्सो कवर्ड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने 2 लेक्चर्स में सेपरेबल इक्वेशंस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अलग अलग से पढ़ा, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडलिंग भी की थोड़ी बहुत हमने यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा फ्लेवर मैंने उसका भी आपको दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए किस तरह से प्रॉब्लम को मॉडल किया जाता है, ठीक है। वो फिर सेपरेबल और लीनियर इक्वेशंस बनती हैं और उनको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को मिला के ये टॉपिक बने थे हमारे। उसके बाद हम सेवरल वेरिएबल्स की तरफ चले गए, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 20 पढ़ा, जिसमें बाइवेरिएट फंक्शंस को हमने कंसीडर किया। बाइवेरिएट फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव्स और उसकी एप्लीकेशंस में हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, और फिर ऑप्टिमाइजेशन भी हमने इम्प्लीमेंट करके देखी लास्ट 2 लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये सारा हमने कोर्स टॉपिक्स हैं जो कवर किए थे इस पूरे के पूरे कोर्स में। चैप्टर वाइज जो कंटेंट्स थे बंडिक की बुक से, जी हमने आपको पहले लेक्चर में भी ये सारे बताए थे। उस वक्त आपको कोई नाम समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब हमने क्योंकि पूरे का पूरा कोर्स ख़त्म कर लिया है, अब आपको पता है सारे आपके माइंड में हमने क्या क्या पढ़ा। चैप्टर वाइज हमने चैप्टर 10, 11 और 12 लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा था, जिसमें चैप्टर 10 हमने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा और उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस पढ़े। चैप्टर 11 में हमने सिंप्लेक्स मेथड काफ़ी डिटेल से किया, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और एटसेट्रा। फिर हमने थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस भी देखी। उसके बाद चैप्टर 12 में हमने ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट मॉडल्स को बहुत डिटेल में सॉल्व किया। तो ये तीनों ही चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर थे, इनको डिफरेंट मैथोडोलॉजीज से, डिफरेंट क्राइटेरियन से हमने सॉल्व किया, पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो हमारे कैलकुलस के थे, जिसमें चैप्टर 15 to 20। 15 में डिफरेंशिएशन पढ़ी कि वो होती क्या है। 16 में हमने डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हुए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डिस्कवर की, और फिर 17 में हमने ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई किया, उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी। इसी तरह चैप्टर 18 में हमने इंटीग्रल कैलकुलस शुरू की कि इंटीग्रल होता क्या है, इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, और
इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, टेक्निक्स पढ़ी। 19th चैप्टर में हमने अप्लाई किया इंटीग्रल कैलकुलस को कि क्या इसकी क्या एप्लीकेशंस है, और इसकी एप्लीकेशंस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी, एरिया अंडर द कर्व पढ़ा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स पढ़ा, ठीक है। रेवेन्यू से हमने प्रॉफिट और रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करके हमने रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शंस डेवलप किए। ये सारे के सारे एप्लीकेशंस थी इंटीग्रेशंस की भी। फिर हम वी मूव्ड ऑन टू चैप्टर नंबर 20 विच वाज अबाउट फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, और हमने बाइवेरिएट फंक्शंस को कंसीडर किया। बाइवेरिएट फंक्शंस में हमने उसकी डिफरेंशिएशन पढ़ी, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े, उसको अप्लाई करके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स डिस्कवर की, और फिर ऑप्टिमाइजेशन को भी अप्लाई किया हमने अपने लास्ट सेक्शन में। और इस तरह से हमने पूरे का पूरा कोर्स मटेरियल जो है वो कवर किया इन लास्ट 32 लेक्चर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस कोर्स को, आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस कोर्स को, और मुझे उम्मीद है कि आपने हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस की होगी। अंडरस्टैंडिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, तो प्रैक्टिस करें, इसके बाद भी प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम्स जो आपके आ रहे हैं, क्विज़ेस जो आपने देने हैं, जो दे चुके, उसमें आपने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा सिलसिला। मेरा आपको यही मशवरा था पहले दिन भी, आज भी आपको मैं यही मशवरा दे रहा हूँ। आज के बाद भी अगर आप कहीं मैथमेटिक्स का कोई कोर्स लें तो ज़रूर प्रैक्टिस के साथ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आई होप यू enjoyed it, and thank you all for listening to my 32 lectures. I hope you understood it. मेरा एम उसी वक्त ही पूरा होगा जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप एंजॉय करेंगे इस कोर्स को। जितना हमने कोर्स मटेरियल किया अगर वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो हमारा काम पूरा हुआ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।